नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, क्या होती है पीएच। हमारी कुछ बॉडी फ्लूइड्स की जो पीएच है वो भी हमने पार्ट फर्स्ट में देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारी बॉडी है उसमें एसिड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है, और जो बेस है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस आते हैं। मैं उन सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अगर अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कृपया आप जाकर पहले उस पार्ट फर्स्ट को देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से जो पार्ट जो सेकंड है वो समझ में आएगा। जब तक आपको पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो आपकी जो बेसिक्स जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जब तक आप नहीं समझोगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आप पहले एसिड और बेस का जो पार्ट फर्स्ट है वो देखिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस और बैलेंस के बारे में ही। जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम जिस जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। इसमें हम जो एसिड और जो बेस है उसके बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो उस बैलेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी एसिड बेस बैलेंस की जो मैकेनिज्म है, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो मैकेनिज्म है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्सरी मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये होने के बाद दोस्तों हम जो इम्बैलेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड बेस इम्बैलेंस का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है। और जो इसके अंदर जो इम्बैलेंस है वो आप सभी को जैसे कि पता है कि दो प्रकार का इम्बैलेंस होता है। क्या तो जो इम्बैलेंस है दोस्तों वो इस एसिडोसिस होता है या फिर जो है वो एल्कलोसिस होता है। इसके बाद दोस्तों एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बाद में जो एसिडोसिस जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं वो हम सभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इम्बैलेंस के बाद में भी फिर इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो एबीजी एनालिसिस के, वो सभी हम पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारी जो वीडियो है, आज की जो हमारी जो क्लास है, उस क्लास में हम एसिड बेस बैलेंस, इम्बैलेंस और उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो आज जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो एसिड बेस बैलेंस है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए समझना जरूरी है दोस्तों कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, क्योंकि पहला आप लोगों को अगर कुछ भी समझना है तो सबसे पहले उस वर्ड को तो सब कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कह क्या रहा है। तो एसिड और बेस के बैलेंस का मीनिंग दोस्तों यहाँ पर हमारी बॉडी में ये है कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड की जो पीएच है, और हमारे बॉडी में ब्लड की जो पीएच होती है दोस्तों वो 7.35 टू 7.45 होती है दोस्तों। तो ये 7.35 टू 7.45 जो पीएच है दोस्तों, इस पीएच को हमारी बॉडी कैसे मेंटेन रखेगी। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो भी मैकेनिज्म अपनाती है, यूज करती है, और जिसके द्वारा नॉर्मल रखती है पीएच को, तो इसे हम बैलेंस कहेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी इस बैलेंस को मेंटेन रखने में फेल हो जाती है दोस्तों, तो फिर इसे हम इम्बैलेंस कह देंगे। ये कोई समझने की जरूरत नहीं है इसको, ये इतना कोई टफ बात नहीं है। सीधी सी बात ये है कि बॉडी को पीएच रखनी है मेंटेन 7.35 से 7.45 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अगर हमारी बॉडी 7.35 जो पीएच है वो मेंटेन नहीं रख पाती और उससे कम पीएच हो जाती है, तो ये कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस की। और अगर हमारी बॉडी 7.45 से ज़्यादा पीएच कर देती है और उसको मेंटेन नहीं रख पाती है दोस्तों, तो ये कंडीशन एल्कलोसिस कहलाएगी। तो एसिडोसिस और जो एल्कलोसिस हैं वो इतने भी टफ पार्ट नहीं है दोस्तों जिनको समझने में हमें काफ़ी टाइम लगे। तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखना है पीएच 7.35 टू 7.45 दोस्तों, वो रखेगी कैसे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एसिड और बेस का बैलेंस रखने के लिए हमारी बॉडी तीन प्रकार के मैकेनिज्म का यूज करती है दोस्तों। पहली जो मैकेनिज्म है जो सबसे पहले यूज करेगी प्राइमरी कहलाएगी, उसके बाद सेकेंडरी कहलाएगी, और फिर जो एक ऐसी मैकेनिज्म यूज करेगी जो कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन देगी वो कहलाएगी आपकी टर्सरी मैकेनिज्म। पहली हो गई प्राइमरी मैकेनिज्म, दूसरी हो गई दोस्तों सेकेंडरी मैकेनिज्म, और तीसरी जो होगी दोस्तों वो है आपकी
टर्सरी मैकेनिज्म। प्राइमरी जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो बफर सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बफर जो सिस्टम हो क्या होता है वो भी हम समझेंगे। प्राइमरी मैकेनिज्म, कोई आपसे अगर पूछे कि बफर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो कौन सा मैकेनिज्म है, तो अब सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि बफर सिस्टम हमारी बॉडी का प्राइमरी मैकेनिज्म है। सेकेंडरी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें दोस्तों तो वो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कहलाती है। मतलब कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस प्रकार से हमारी जो बॉडी है या ब्लड है उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी मैकेनिज्म कहलाएगी। और टर्सरी जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो हमारी किडनी रखती हैं, जिसे हम रीनल मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। यहीं पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि टर्सरी जो मैकेनिज्म है सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि प्राइमरी और जो सेकेंडरी मैकेनिज्म है वो कुछ समय के लिए तो रोक पाएंगी, लेकिन एक लंबे समय के लिए जो पीएच है उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगी। आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या है, तो जो हम पढ़ेंगे जब हम टर्सरी मैकेनिज्म को, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो क्यों सिर्फ किडनीज प्रोवाइड करती हैं, रीनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। तो रीनल मैकेनिज्म हमें परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें जो हमने जो वर्ड जो यूज किया है मैंने, वो आप सबको पता है कि बफर सिस्टम यूज किया है। बफर सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक बॉडी फ्लूइड लिया, या मैं ऐसे कहूं कि उसने वाटर लिया, सिर्फ आप वाटर मान लो। पहले इस वाटर की पीएच को मेंटेन किया, मतलब इसमें जैसे कि स्लाइटली एल्कलाइन है वाटर की पीएच, आप प्योर वाटर की मानो तो आप जानते हो कि 7 होती है। इसे मेंटेन करके इसमें थोड़ा सा मान लो कि आप इसको एल्कलाइन बनाया और इसकी जो पीएच है वो 7.4 लेके आया। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी जो पीएच है वो 7.4 है दोस्तों। एक ऐसा फ्लूइड लिया, आप अगर ये याद नहीं रखना चाहो कि वाटर लिया तो आप इसको मिटा दो यहाँ पे, ये मत याद रखो, आप ये ध्यान रखो कि उसने एक ऐसा फ्लूइड लिया जिस फ्लूइड की जो पीएच है वो 7.4 है। दोस्तों उसने एक एनिमल लिया, आप कोई भी एनिमल यूज कर सकते हो। आप मान लो कि उसने डॉग लिया, मुझे पता है कि ये डॉग के जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप मान लो कि ये डॉग है। उसने डॉग की जो ब्लड है उसकी पीएच को चेक किया। जब उसने उसका ब्लड लिया और ब्लड की जो पीएच है वो दोस्तों चेक की, ये लीजिए सिरिंज से ब्लड लिया, और ये जो ब्लड है इसकी जब उसने पीएच जो चेक की दोस्तों, तो वो पीएच उसने देखी कि 7.4 है। उसने कहा कि हाँ आप दोनों इक्वल हैं, इसकी पीएच भी 7.4 है, इसकी जो पीएच है वो भी 7.4 है। अब दोस्तों उसने क्या किया कि उसने HCl लिया और इक्वल अमाउंट में HCl दोनों में इंजेक्ट किया। आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उसने 1 ml HCl लिया और 1 ml HCl इस फ्लूइड के अंदर डाला। उसने 1 ml HCl लिया और ये 1 ml जो HCl है दोस्तों उसने इस फ्लूइड के अंदर डाला, तो इस फ्लूइड के अंदर HCl आ गया। ऐसा ही इसने इस डॉग में भी इंजेक्ट किया और इस डॉग के अंदर भी दोस्तों 1 ml HCl डाल दिया। अब उसने क्या देखा दोस्तों कि दोनों के अंदर बराबर इक्वल अमाउंट के अंदर HCl डाला गया है। उसने देखा कि फ्लूइड का जो पीएच है वो 7.4 से चेंज होकर अबाउट 4 पर आ गया है। सबसे पहले उसने फ्लूइड का पीएच चेक किया, उसने फ्लूइड का पीएच देखा कि फ्लूइड का पीएच तो 4 आ गया है। तो उसने कहा कि अब मैं डॉग का पीएच चेक करूंगा और ये तो कंफर्म है कि उसका पीएच भी 4 आना चाहिए, क्योंकि मैंने इक्वल अमाउंट में HCl लिया है और उससे पहले जो पीएच देखी है वो भी इक्वल है। तो उसने यहाँ पे डॉग के अंदर भी चेक किया। चेक करने पर उसने देखा कि जो डॉग है उसकी जो पीएच है वो 7.1 पाई गई। ये देखकर वो हैरान हो गया कि ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर
ऐसा कोई ना कोई सिस्टम है दोस्तों, जिस सिस्टम ने क्या किया कि हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन किया, जबकि इस फ्लूइड के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, जिसके कारण ये पीएच को मेंटेन नहीं रख पाया और अपनी पीएच को नीचे गिरा लिया। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी पीएच को मेंटेन रखा। दोस्तों अगर यहाँ पर इतनी पीएच आ जाती तो जो डॉग है वो एक्सपायर हो चुका होता, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इतनी कम पीएच के अंदर कोई भी जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसने बताया कि कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की पीएच को चेंज होने से रोकता है, पीएच को प्रति चेंज होने के प्रति रेसिस्ट करता है, रोकता है, मतलब उसको न तो उसको बढ़ने देता है न उसको कम होने देता है। उसने कहा कि ये जो सिस्टम है इसका नाम है बफर सिस्टम। क्या है दोस्तों बफर सिस्टम? एनी बॉडी फ्लूइड that prevent or resist change of pH। एक बार सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से भी समझाऊंगा कि क्या है। कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज है उस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी की पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा। हमने पढ़ा है कि हमने HCl डाला, उसका पीएच चेंज होना चाहिए था, 4 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन 4 तक नहीं आया, वो थोड़ा ही चेंज होकर 7.1 तक आया। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जो फ्लूइड हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं और उस पीएच को चेंज नहीं होने देते दोस्तों। तो दोस्तों उसने सिस्टम का नाम दिया कि सिस्टम का नाम बफर सिस्टम है। अब मैं आपको समझाता हूं कि बफर सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों जो बफर सिस्टम है वो हमारी बॉडी में 3 प्रकार का होता है और हम तीनों प्रकार के सिस्टम को थोड़ा थोड़ा समझेंगे जितना हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो इसकी कोई डिटेल नहीं है, आप कितनी भी डिटेल में जाकर इसको पढ़ सकते हो, लेकिन हमें समझ में आना जरूरी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया दोस्तों ब्लड बफर सिस्टम, दूसरा हो गया दोस्तों फॉस्फेट बफर सिस्टम और तीसरा है दोस्तों प्रोटीन बफर सिस्टम। ये 3 ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं और जो बॉडी की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आ रहा है आपके सामने वो है आपका ब्लड बफर सिस्टम। एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल और देता हूं दोस्तों कि ब्लड बफर सिस्टम कैसे काम करता है, या हम कहें कि बफर सिस्टम ही कैसे काम करता है। तो अगर मैं मेरी तरफ से इसको कोई नाम देना चाहूं तो मैं ब्लड बफर सिस्टम को एक बैंक कहूंगा। आप इसको बैंक के नाम से याद रखना दोस्तों। जैसे हमारे लिए बैंक काम करता है दोस्तों, वैसे ही ये जो ब्लड जो बफर सिस्टम है वो हमारी बॉडी में काम कर रहा है। आप कहोगे कि सर आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि यहाँ पर बैंक ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी की जो पीएच है दोस्तों वो है आपकी 7.4। बॉडी की पीएच है 7.4 में, मतलब मैं जानता हूँ कि 7.35 टू 7.45 होती है, लेकिन हमने एक इसका एवरेज ले लिया जो कि 7.4 है। तो ये 7.4 पीएच है, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम बफर लेते हैं कि बफर बैंक की तरह काम कैसे करता है। तो दोस्तों बैंक की तरह काम कैसे करता है, एक बैंक क्या करता है, जैसे मान लो बैंक में आपके पास आपने क्या किए कि आपने पैसे जमा करवाए, मनी आपने इसमें क्या की, डिपॉजिट की। दोस्तों जब भी आपको मनी की जरूरत हुई तो आपने क्या किया कि आपने उस बैंक से अपनी मनी वापस ले ली, और आपके पास अगर ज्यादा आ गए तो आप क्या करते हो, उस मनी को वापस जमा करवा देते हो। जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप वापस बैंक से उसको निकाल लेते हो। बफर भी यही कह रहा है
वो क्या कह रहा है दोस्तों कि मैं पीएच को 7.4 मेंटेन रखूंगा अगर बेस आएगा। बेस का मतलब यहां पर हो गया क्षार एल्कलाइन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे केमिकल एंटर करेंगे जो पीएच को बढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये बफर ये कहेगा कि मैं इस दौरान हाइड्रोजन जो आयंस है वो दूंगा, या फिर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूं तो मैं एसिड दूंगा। और एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। मतलब कि बेस के इफेक्ट को कौन कम कर सकता है, एसिड, और एसिड के इफेक्ट को दोस्तों बेस कम करता है, और साथ में ये वाटर भी बनाते हैं। तो ये बेस आया, पीएच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बफर क्या कहेगा, नहीं मैं तुझे नहीं बढ़ाने दूंगा, लेकिन मैं रोकूंगा कैसे, तो कहेगा कि मैं हाइड्रोजन आयंस दूंगा, तो तुम दोनों रिएक्शन करोगे और वापस पीएच को नॉर्मल लाने की क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या होगी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मान लो एसिड एंटर करता है, तो एसिड एंटर करने से दोस्तों पीएच गिरेगी। जब पीएच गिरने लगेगी तो बफर कहेगा मैं अभी भी रेडी हूं, मैं अभी भी क्या हूं, रेडी हूं। और रेडी होकर मैं क्या काम करूंगा कि मैं ये जो एसिड है इसकी जो रिएक्शन है वो बेस के साथ करवाऊंगा, कार्बोनेट के साथ करवाऊंगा, और एसिड और बेस फिर से रिएक्शन करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, पीएच को दोनों कंडीशन में ही नॉर्मल लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा। आप सिर्फ इतना समझो कि पीएच चाहे बढ़े चाहे घटे, दोनों ही कंडीशन में ये सिस्टम है ये काम करेगा, और ये क्या करेगा, पीएच को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। इसे हम किस नाम से जानेंगे, बफर सिस्टम के नाम से जानेंगे। मतलब बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास दोनों चीजें मेंटेन करने की क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है, पावर है। चाहे पीएच बढ़े चाहे घटे, बफर कहेगा मैं हूं, मैं करूंगा काम। अब आप कहोगे दोस्तों तो इसका मतलब तो बफर बहुत अच्छा सिस्टम है, तो ये तो परमानेंट सॉल्यूशन दे देगा। बस दोस्तों अगर हम इसकी कमी की बात करें तो यही है कि ये कुछ समय के लिए तो रोक लेगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। कैसे, बात करते हैं। अगर हम हमारे बॉडी के अंदर, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको अभी तक समझ में नहीं भी आया तो, क्योंकि अब हमारे सामने इसके सभी पक्ष खुलेंगे जो अभी तक हमने नहीं समझे हैं। ब्लड बफर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड बफर जो सिस्टम है दोस्तों वो है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, या आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। H2CO3 दोस्तों इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, आपको समझना जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है। हर चीज मैं आपको समझा सकता हूं, सिर्फ एक ये ही चीज नहीं समझा सकता। ये है सोडियम, ये है बाइकार्बोनेट, नाम हो गया दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आप कहोगे कि सर आप क्या कहना चाहते हो, क्या तो एक कार्बोनिक एसिड बता दो या सोडियम बाइकार्बोनेट बता दो। मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, दोनों मिलकर काम करते हैं और ब्लड बफर सिस्टम को बनाते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं और ब्लड बफर सिस्टम बनाते हैं। आप कहोगे ये आते कहाँ से हैं, तो जैसे कि हमने हमारी पुरानी जो वीडियो है उसमें भी पढ़ा है, और कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा, और कितना एक दूसरे के प्रति ये चेंज होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके जाता है, फूड को लेके जाता है, बदले में सेल्स इसे CO2 देती हैं और एनर्जी देती हैं। दोस्तों ये जो CO2 जो दी, जो सेल्स ने बदले में CO2 जो है दोस्तों ऑक्सीजन के बदले में दी, ये जो CO2 है दोस्तों ये H2O के साथ रिएक्शन करता है। वाटर तो ब्लड में प्रेजेंट ही होता है, आप ऐसे नहीं कहोगे कि वाटर कहाँ से आ गया। CO2 और H2O दोनों काम करेंगे दोस्तों, और काम कर कर H2CO3 बनाएंगे। यहां पर ऐसे लिखने का मतलब है कि ये रिएक्शन दोनों वे में काम करती है, मतलब H2CO3 से CO2 प्लस H2O भी बनता है दोस्तों। H2CO3 है दोस्तों, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। दोस्तों ये कार्बोनिक जो एसिड है H2 जो CO3 है, ये हाइड्रोजन प्लस प्लस
SCO3 माइनस में टूटता है। हाइड्रोजन जो आयन है आप जानते हो सभी को, और SCO3 है उसमें ये क्या हो रहा है दोस्तों, ब्रेक डाउन हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जो सोडियम है वो आयन भी पाए जाते हैं, आप जानते हो। तो सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं, ये सोडियम के साथ जुड़ेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी माफ करना मुझे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना लेते हैं NaSCO3। ये देखिए सोडियम क्लोराइड आप जानते हो हमारे जो ब्लड है उसमें पाया जाता है, जो अब नॉर्मल NS जब हम देते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। तो वो जो सोडियम है इस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके NaHCO3 भी बना लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन प्लस और SCO3 माइनस बन गए। आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कभी इसको यही करते हो, CO2 और H2O को जोड़ते हो, आप कार्बोनिक एसिड बना देते हो फिर इसे तोड़ देते हो। मैं यही कर रहा हूं। मैं तो ये कहूंगा कि H2CO3 फिर वापस भी बना लेते हैं और फिर H2 और जो CO3 है दोस्तों देखो दोबारा से H2CO3 बनाए और ये H2CO3 है, फिर टूटेगा। मैंने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होके दोबारा से CO2 प्लस H2O में, तो लंग्स के पास आकर क्या होगा दोस्तों, H2CO3 कार्बोनिक जो एसिड है वो टूटेगा और ये H2CO3 में से जब टूटता है तो जो CO2 है उसको लंग्स बॉडी से क्या कर देता है दोस्तों, आउट कर देता है। अभी तक मुझे पता है कि इस रिएक्शन से आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हुए हो, कुछ समझे नहीं हो, क्योंकि आपको अभी इसका यूज नहीं पता। इसका यूज कब पता चलेगा दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक जो केमिकल है वो ये है H2CO3। आप चाहो तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो या कार्बोनेट भी। अगर आप ये लिखो यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनिक जो एसिड है वो, या आप लिखो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो, या सिर्फ SCO3 लिखो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो टूट ही जाता है हमेशा सोडियम के अंदर। देखो ये किस में टूटेगा, सोडियम के अंदर टूटेगा प्लस SCO3 माइनस में। तो यहां पर अगर आप सिर्फ बाइकार्बोनेट भी लिख देते हो तो भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कार्बोनिक एसिड क्या काम कर रहा है, CO2H2O से बना है, H2CO3 बना है। कार्बोनिक एसिड हमेशा हाइड्रोजन और SCO3 में टूट रहा है और वापस CO2 प्लस H2O में टूटा और बॉडी से लंग्स ने इसको क्या कर दिया, बॉडी से आउट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये बैलेंस कहां बना रहा है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्तों की बैलेंस तो बना ही नहीं रहा। तो बैलेंस बनाने के लिए दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं कि ये बैलेंस कैसे बनाएगा। तो मैं दोनों कंडीशन लूंगा दोस्तों। पहली जो कंडीशन है, जब हमारी बॉडी के अंदर मान लो एसिड एंटर करें, एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड में एंटर करेगा दोस्तों, इसका मतलब है कि वो पीएच को कम करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। मैं दोबारा से वहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, CO2 प्लस H2O दोनों रिएक्शन किया, H2CO3 बनाया, H2CO3 दोस्तों टूटा हाइड्रोजन प्लस में प्लस SCO3 माइनस में। ठीक है, ये रिएक्शन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि कहां से आए, ये दोनों टूट गए। इसको आपको समझना है, समझ गए। अब आप कहोगे कि सर बैलेंस कैसे कर रहे हैं, तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, तो मैं इसको बताता हूं। एसिड एंटर करने का दोस्तों पीएच कम हो रही है, या हम कहें कि जो एसिड है उसकी अमाउंट बढ़ रही है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है। मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं ले लेता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर HCl एंटर हुआ, ब्लड में मतलब HCl आ गया। अब HCl आ गया तो HCl कैसे काम करेगा ये हम दोस्तों समझते हैं। HCl जैसे ही ब्लड में आएगा इसका ब्रेक डाउन होगा दोस्तों हाइड्रोजन प्लस में प्लस क्लोराइड माइनस में। हाइड्रोजन प्लस में और क्लोराइड माइनस के अंदर क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा दोस्तों। और HCl मैं आपके लिए एक चीज और बता देता हूं कि ये एक स्ट्रोंग एसिड होता है। स्ट्रोंग एसिड का मतलब दोस्तों ये है कि इसके पास काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयंस इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा में
हाइड्रोजन आयन से प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा मात्रा में एसिडिटी को बढ़ाएगा, और ज्यादा मात्रा में अगर ये एसिडोसिस करेगा दोस्तों तो ज्यादा मात्रा में पीएच को क्या करेगा, कम करेगा। अब जैसे ही ब्लड में हाइड्रोजन टूटा, सॉरी HCl टूटा, हाइड्रोजन प्लस और क्लोराइड माइनस में, इधर हमारी बॉडी क्या कर रही है, CO2 और प्लस H2 को मिला के H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रही है, और कार्बोनिक जो एसिड है वो हाइड्रोजन प्लस से और HCO3 माइनस में टूट गया। दोस्तों ये बफर हैं, ये दोनों क्या कह रहे हैं कि हम बफर सिस्टम हैं, हम बचाएंगे हमारी बॉडी को। ये कैसे बचाएंगे, ये देखिए। HCO3 को बफर सिस्टम कहेगा कि HCO3 तुम एक काम करो, जाके इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करो। हाइड्रोजन प्लस आयन और HCO3 जो माइनस जो आयन है दोस्तों, वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और दोस्तों वो बनाएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, यही बनाएंगे। देखो दोस्तों, आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा दोस्तों। मुझे पता है कि आपके दिमाग में यहाँ पे डाउट आए होंगे, और अगर नहीं आए तो भी आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, देखो आपने कहा कि सर आप कर क्या रहे हो, यहां आपने HCl भेजा, एक एसिड है, इधर आपने सर कार्बोनिक एसिड बनाया, ये भी तो एक एसिड है। HCl भेजा दोस्तों, एसिड है, कार्बोनिक एसिड बनाया दोस्तों, एसिड है। सर आप क्या कर रहे हो, आप बेस बनाओ ना, आप तो एसिड को क्या कर रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो। एक एसिड बनाकर दूसरा एसिड बना दिया, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। तो दोस्तों बॉडी ऐसे गड़बड़ नहीं करती है, उसने कुछ तो सोचकर H2CO3 को क्या किया होगा, बनाया होगा। तो दोस्तों बॉडी ने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको दोस्तों यहां पर बताया है कि जो HCl है वो एक स्ट्रोंग एसिड है, और स्ट्रोंग एसिड है तो वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रखेगा, जबकि H2CO3 है ये एक बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। मतलब हमारी बॉडी ने क्या किया, एक स्ट्रोंग एसिड को एक वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जहां HCl pH को इतना ज्यादा गिराता, वहां पर H2CO3 pH को नहीं गिराएगा दोस्तों, क्योंकि HCl तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके पास तो बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन है। तो H2CO3 का एक और फायदा है दोस्तों, और वो सबसे बड़ा फायदा है, इसने क्यों सिर्फ कार्बोनिक एसिड ही बनाया, बॉडी ने और कोई सब जो एसिड है वो क्यों नहीं बनाया। तो मैं कहूंगा दोस्तों H2CO3 को फिर ब्रेक डाउन करो, जो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि H2CO3 वापस से टूट सकता है CO2 प्लस H2O में। और दोस्तों ये जो CO2 है इसको हम बॉडी से आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप कहोगे हाँ सर हमारी बॉडी CO2 को तो आउट कर देगी लंग्स के थ्रू। तो अगर हम एक वे में देखें तो हम कह रहे हैं कि हम बॉडी से HCl को ही भेज रहे हैं, क्योंकि जो HCl है वो जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे दोस्तों उतनी ही मात्रा में क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करेंगे HCO3 के साथ, उतनी ही मात्रा में कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जितना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा दोस्तों, CO2 बनेगा। मतलब कि जितना ज्यादा HCl होगा उतना ही ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जितना ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, CO2 बनेगा दोस्तों। और अगर हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा बन रहा है तो बॉडी को ज्यादा CO2 बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, मैंने आपको समझाया है, जितना ज्यादा HCl होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतना ही ज्यादा CO2 बनेगा, और जितना ज्यादा CO2 बनेगा बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों बॉडी कैसे बाहर निकालेगी, इस CO2 को बॉडी कैसे बाहर निकालेगी, तो बॉडी नॉर्मल अगर जो टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो 500 ml इनटेक और आउटपुट करती है, इनहेल एक्सहेल करती है दोस्तों, उतने से तो काम नहीं चलेगा। मतलब लंग्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ज्यादा देर काम करना पड़ेगा, और ज्यादा देर काम करने का मतलब हाइपर वेंटिलेशन होगा।
ज़्यादा देर काम करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ज़्यादा देर तक काम करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़्यादा मात्रा में क्या करना पड़ेगा, CO2 को निकालना पड़ेगा, मतलब अपनी रेट भी बढ़ानी पड़ेगी और डेप्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा रेट होगी रेस्पिरेटरी, ज़्यादा डेप्थ होगी, ज़्यादा मात्रा में CO2 बॉडी से क्या होगी, आउट होगी। और अगर डायरेक्टली न देखें, इनडायरेक्टली देखें तो HCl हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बफर सिस्टम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, CO2 को तो बाहर निकाल दिया। पहला तो ये रीजन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं, इसलिए नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपके जो लंग्स हैं वो कंटिन्यू हाइपर वेंटिलेशन करते रहेंगे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल हाँफ रहे हो जोर जोर से, ऐसे कर रहे हो जोर जोर से, और फिर आप कह रहे हो कि मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी बॉडी क्या कर रही है, वेंटिलेशन। लंग्स को भी एक टाइम है, कितनी देर तक कर पाएगा वो थक जाएगा। उसने CO2 को बाहर नहीं निकाला, CO2 ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी एसिडोसिस की कंडीशन होगी दोस्तों, तो एसिडोसिस के कारण क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन होगा। पहला रीजन मैंने बता दिया कि ये परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो लंग्स हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक हाइपर वेंटिलेटेड नहीं रह पाएंगे। दूसरा रीजन दोस्तों, इसको बढ़ाने का कारण कौन था दोस्तों, वो था हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाइड्रोजन में से, इसमें से CO2 तो बाहर निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन आयन को लंग्स बाहर नहीं निकाल रहा। इस CO2 के अंदर कहीं भी दोस्तों हाइड्रोजन आयंस नहीं है, मतलब कि लंग्स ने हाइड्रोजन आयंस को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाला। तो लंग्स हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमें किडनी दे सकती है। किडनी ही इन हाइड्रोजन आयंस को क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल लूँ, अब आप कहोगे सर एसिड का हमें समझ में आ गया, अब आप हमें बेस का और समझा दो तो हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा दोस्तों कि जब हमारी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाए। एल्कलोसिस की कंडीशन होने का मतलब दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो pH है उसका मान बढ़ जाए, या मैं कहूँ हाइड्रोक्साइड जो आयन है उनका जो मान है वो बढ़ जाए, या जो हाइड्रोजन प्लस जो आयन है उनका मान क्या हो जाए, कम हो जाए। कोई भी ऐसी कंडीशन है दोस्तों, क्या कहलाएगी, एल्कलोसिस कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब इस एल्कलोसिस को भी हमारी बॉडी को ट्रीट करना है। उसको बॉडी कैसे ट्रीट करेगी, वो रिएक्शन फिर से लिखना है दोस्तों। CO2 को और H2O को दोस्तों मिलाना है, दोनों मिलेंगे, फिर से दोस्तों H2CO3 बनाएंगे, और दोस्तों ये H2CO3 फिर से टूटेगा हाइड्रोजन प्लस में प्लस HCO3 माइनस में। मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस इसके एग्जाम्पल में लेता हूं दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है और काफी मात्रा में ब्लड को एल्कलाइन बना सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों टूटेगा, और टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा दोस्तों, और सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटकर सोडियम और OH जो आयन है दोस्तों वो बनाएगा। तो दोस्तों सोडियम और OH बनाएगा। अब यहां पर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस OH को क्या कर सके दोस्तों, खत्म कर सके। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर इनके पास तो दो ही चीजें हैं, कहता है क्या, तो मेरे पास कार्बोनिक एसिड है, एक मेरे पास यहाँ पे HCO3 है, बाइकार्बोनेट है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा इस OH के साथ, और ये HCO3 है वो रिएक्शन करेगा सोडियम प्लस के साथ। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, आप कहोगे सर ये दोनों मिलकर तो वाटर बनाएंगे। दूसरा, ये दोनों जब मिलेंगे दोस्तों तो ये बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दोस्तों वही चीज सेम हो रही है। आप मुझे कहोगे कि सर ये फिर आपने दोबारा से कर दिया, एक बेस बनाया और एक बेस को सही करने के लिए यहां पे आपने क्या किया,
दूसरा बेस क्रिएट करती है। एक बेस को बनाने के लिए बॉडी ने दूसरा बेस बना दिया, फिर मैं आपको वही लाइन कहूंगा जो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि ये एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जहां पर पीएच को काफी मात्रा में बढ़ा रहा था वहां पे ये इतनी मात्रा में नहीं बनाएगा और साथ में H2O भी इसे नॉर्मल लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब इस रिएक्शन में एक चीज देखिए दोस्तों कि ज्यादा मात्रा में SCO3 चाहिए, ज्यादा मात्रा में दोस्तों SCO3 चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में SCO3 होगा तो ज्यादा मात्रा में सोडियम से रिएक्शन करेगा और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। एक चीज इसको समझिए दोस्तों कि ज्यादा मात्रा में SCO3 तब मिलेगा जब ज्यादा मात्रा में कार्बोनिक एसिड होगा, और ज्यादा मात्रा में कार्बोनिक एसिड जब मिलेगा दोस्तों जब ज्यादा मात्रा में CO2 होगी। तो CO2 हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ज्यादा दोस्तों H2CO3 होगा, उतनी ज्यादा में SCO3 होगा, उतनी ही ज्यादा में सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कम होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कम करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट तो चाहिए, ये SCO3 तो चाहिए हमें बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट हमें इनडायरेक्टली वे में कौन दे रहा है दोस्तों, तो ये हमें CO2 दे रहा है। ये बाइकार्बोनेट दोस्तों हमें CO2 दे रहा है। मतलब कि जब भी हमारी बॉडी में एल्कलोसिस होगी तो हमें एक चीज की जरूरत तो पड़ेगी और वो CO2 की पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों CO2 होगा तो इनडायरेक्टली वे में SCO3 होगा, और SCO3 होगा तभी क्या होगा, आपका जो बेस है वो कम होगा, जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। मतलब बॉडी को CO2 की जरूरत है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जिस चीज की आपको खुद को जरूरत है क्या आप वो किसी दूसरे को दोगे? आप कहोगे सर नहीं दूंगा। आपको खुद को 1,000 रुपये चाहिए और दूसरा आपको आके कह रहा है कि भाई मुझे 500 रुपये दे, तुम दोगे उसे? आप कहोगे भाई मुझे तो खुद को क्या है इसकी कमी है। मतलब दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस होगा, एल्कलोसिस जब ही हमारी बॉडी में होगा दोस्तों तो बॉडी को नीड होगी किसकी, CO2 की। मतलब बॉडी कोशिश करेगी, बॉडी विल ट्राई टू डिक्रीज एक्सहेल ऑफ CO2 and will try to retain CO2। कोशिश करेगी कि ज्यादा मात्रा में। अब बॉडी उसको रोके कैसे, तो बॉडी उसको ऐसे रोकेगी कि वो बाहर न जाए। बाहर वो सांस के द्वारा जा रहा है, आपके रेस्पिरेशन के द्वारा जा रहा है, तो बॉडी कहेगी कि मुझे इसको कम करना पड़ेगा, और बॉडी क्या करेगी दोस्तों, हाइपोवेंटिलेशन करेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोस्तों एल्कलोसिस होगा तो हमारी बॉडी हमेशा हाइपोवेंटिलेशन करेगी। कुल मिला के हमने अभी तक क्या समझा दोस्तों कि एक जो बफर है उसका मीनिंग क्या होता है। बफर का मतलब ये होता है कि बफर के अंदर हमेशा एक तो क्या होता है, एसिड होता है। देखो H2CO3 क्या है, एसिड है। और एक इसमें क्या होता है, बेस होता है। वो एक ऐसा बेस होता है जो दूसरे से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, और ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस, मतलब जोड़ने वाला। और ऐसे एसिड को, जो कमजोर एसिड है, इसे वीक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल डेफिनेशन लें बफर की, तो आप कहोगे दोस्तों कि बफर क्या है। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पास एक तो है एसिड, और जो एसिड है वो है दोस्तों वीक एसिड, और एक इसके पास दोस्तों बेस है, और एक ऐसा बेस है जो जुड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा है, उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो अगर इसकी डिटेल डेफिनेशन देखें तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास वीक एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस हो, क्या कहलाता है, बफर कहलाता है।
हमने देखा दोस्तों, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो ब्लड बफर में रह गई वो और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हमारा ब्लड बफर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो भी ब्लड बफर है। अगर आपको ब्लड बफर समझ में आ गया दोस्तों, तो फिर आपको और चीज़ें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया कि ब्लड बफर दो चीज़ें बना रही हैं, H2CO3 और HCO3। तो दोस्तों H2CO3 है, उसका जो अनुपात है, और HCO3 का जो अनुपात है दोस्तों, वो 1:20 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1:20 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक मोलिक्यूल हमारी बॉडी H2CO3 का रखती है, तो उसके बदले में हमें क्या देती है? 20 मोलिक्यूल HCO3 देती है। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ और ये हुआ क्यों? पहले तो समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों और हमारी बॉडी को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो हुआ क्यों, और एक हमारी बॉडी ने ऐसा क्यों समझा कैसे करना है। हुआ क्यों दोस्तों? हुआ दोस्तों इसलिए कि H2CO3 है, ये एक, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या काम करता है दोस्तों? हाइड्रोजन आयंस देता है, प्लस साथ में बाइकार्बोनेट देता है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन आयंस हैं वो कम अमाउंट में देगा, ठीक है, लेस अमाउंट। और HCO3 है वो मोर अमाउंट में देगा। तो मतलब कि HCO3 ज्यादा बन रहे हैं, तो HCO3 है उसका अनुपात 20 रहेगा, और H2CO3 का अनुपात क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर हम एक शब्दों में कहें कि H2CO3 टूटता है तो काफी मात्रा में हमें HCO3 देता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन इतने नहीं देता। 100 के नोट को आप तोड़ो, उसके 100 को नोट को आप 10-10 के करवा लो, तो वही हो गया कि ज्यादा मात्रा में इसने HCO3 दिया, तो मोर अमाउंट में HCO3 मिला। ये तो हो गया रीजन कि H2CO3 ज्यादा क्यों होता है, सॉरी, जो HCO3 है वो ज्यादा क्यों होता है और H2CO3 कम क्यों होता है, बॉडी को जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों जब मैंने आपको एसिड का प्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी ऐसी मैकेनिज्म हैं जो एसिड का प्रोडक्शन करती हैं। मतलब कि हमारी बॉडी को पता है कि जो एसिड हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। जबकि बेस है वो हमारी बॉडी बहुत ही कम अमाउंट में बना रही थी। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो वो वीडियो जाके जरूर देखें, आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे कि एसिड ज्यादा बनते हैं, बेस कम बनते हैं। ज्यादा एसिड होंगे दोस्तों तो ज्यादा इनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों एसिड का जो बैलेंस करेगा वो हमारा कार्बोनेट ही तो करेगा, बाइकार्बोनेट। तो हमारी बॉडी क्या काम करती है? इस बाइकार्बोनेट को हमेशा रिजर्व रखती है, इसे एल्कलाइल रिजर्व के नाम से जानते हैं, एल्कलाई रिजर्व। या आप समझ लो कि ज्यादा मात्रा में क्या रखती है? बाइकार्बोनेट रखती है, और कम मात्रा में क्या रखती है? H2CO3 रखती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्लड बफर सिस्टम। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, और जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आना जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने डाउट ज़रूर लिखें, ताकि मैं कोशिश करूँ, क्या तो मैं आपको उन कमेंट्स में ही रिप्लाई दूंगा, या अगर कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दे पाता तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, लेकिन आपके जो डाउट हैं वो ज़रूर क्लियर किए जाएंगे, ये श्योर है। तो पहला जो बफर सिस्टम है दोस्तों हमने पढ़ा था अभी तक के, मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं कि बफर सिस्टम में पहला जो सिस्टम है दोस्तों वो है ब्लड बफर सिस्टम, दूसरा है फॉस्फेट बफर सिस्टम, और तीसरा है प्रोटीन बफर सिस्टम। तो दूसरा जो बफर सिस्टम है दोस्तों दूसरा जो बफर सिस्टम है दोस्तों उसका नाम है फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट जो बफर सिस्टम है दोस्तों वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर इंट्रा सेल्यूलर बैलेंस बनाते हैं।
इंट्रा सेल्यूलर बैलेंस बनाते हैं, पहली बात। दूसरा, एक्स्ट्रा सेलुलर बैलेंस इतना नहीं बनाते, ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसलिए ब्लड की पीएच मेंटेन करने में इतना इनका योगदान नहीं होता। और इनका जो भी योगदान होता है दोस्तों वो रीनल मैकेनिज्म में होता है। आप कहोगे कि सर कैसे होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, जब हम रीनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे फॉस्फेट बफर सिस्टम काम करता है। तो इंट्रासेलुलर ज्यादा काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कम काम करता है, और ये हेल्प करता है किसमें, जो रीनल मैकेनिज्म के थ्रू एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में। हमने पढ़ा है कि 3 मैकेनिज्म हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी हमारे रीनल मैकेनिज्म है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अब हमारी आ जाती है तीसरी मैकेनिज्म दोस्तों, और जो तीसरी जो मैकेनिज्म है उसका जो नाम है वो है आपका प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो प्रोटीन है वो भी पीएच को मेंटेन रखने की क्या करती हैं दोस्तों, कोशिश करती हैं। हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन जो ग्लोबुलिन है वो पाई जाती हैं, वो प्रोटीन जो होती हैं वो मेंटेन करने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। आप कहोगे सर कैसे करता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो हम कहें आरबीसी भी ब्लड पीएच को मेंटेन रखने की क्या करती है, कोशिश करती है। हमारे लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं करते कि हमें इसे पढ़ना पड़े। दूसरा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में हमारे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 85% जो CO2 है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो HCO3 के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। मैंने आपको दोस्तों ये काफी बार लिख दी इस रिएक्शन को, आप लोगों को पता है CO2 प्लस H2O H2CO3 बनाया। H2CO3 है ये हाइड्रोजन प्लस है और HCO3 में टूटा। तो हम देख सकते हैं कि ये CO2 किस रूप में प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो आप कहोगे कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि बाकी की बची 15%, बाकी की बची दोस्तों 15% जो CO2 है उसका जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले दोस्तों एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ता है और फिर उसके बाद में ही CO2 से जुड़ पाता है। हीमोग्लोबिन एमिनो ग्रुप से जुड़ने के बाद CO2 के साथ जुड़ता है और बनाता है कार्ब एमाइन हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइल हीमोग्लोबिन। और ये कार्ब एमाइल हीमोग्लोबिन ही हेल्प कर रही है पीएच का मेंटेन में। और हम जानते हैं कि जो CO2 है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है पीएच के मेंटेन में, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। और इसी पीएच का ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन कर रहा है। हमने हर जगह पढ़ा है कि ज्यादा CO2 होगा और कम CO2 होगा तो कैसे फर्क पड़ता है। ब्लड बफर सिस्टम में हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है कि कैसे जो CO2 है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हमने पढ़ा है कि CO2 किस प्रकार से रोल प्ले करती है। तो इस CO2 का अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये CO2 के साथ साथ में दोस्तों क्या कर रहा है, पीएच को भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 उपलब्ध करवा रहा है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करके। करता कैसे है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ता, एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ता है, फिर CO2 जुड़ता है। कार्ब का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों, एमाइल का मतलब आप एमिनो ग्रुप याद रख लो दोस्तों, और हीमोग्लोबिन है ही क्या बना लिया इसने, कार्ब एमाइल हीमोग्लोबिन, याद भी हो जाएगा। एमाइल मतलब एमिनो ग्रुप। तो CO2 के ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो हीमोग्लोबिन है वो पीएच को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब आप कहोगे दोस्तों सर आपने बता दिया, अब आप एक काम करो आरबीसी भी बता दो। तीसरा लिख दिया मैंने, इसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन मैंने बता दिया, अब मैं आपको आरबीसी भी बता देता हूं। तो दोस्तों आरबीसी भी एक सेल है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, क्योंकि ब्लड में तो खुद आरबीसी है, प्लाज्मा के अंदर जो CO2 है उसका भी यूज करती है।
CO2 प्लस H2O, ये आरबीसी सेल है जिसके अंदर हो रहा है दोस्तों CO2 और H2O वो मिल रही हैं और मिलकर फिर से वही बना रही हैं H2CO3, और ये H2CO3 दोस्तों हाइड्रोजन प्लस से और HCO3 माइनस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाता हूँ। ये दोस्तों ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स। दोस्तों इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी हैं, ये लो, ये हो गई आरबीसी, और ब्लड होगा। ब्लड का मतलब इसमें प्लाज्मा, बाकी की सारी जितनी भी चीजें हैं, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है, ये प्लाज्मा हो गया दोस्तों, ये है आरबीसी। क्योंकि हम जानते हैं जो ब्लड है उसको दो भागों में बांटते हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स, बाकी की सेल्स हैं और प्लाज्मा है और बाकी की सेल्स, ये लो यहाँ लिख देता हूँ। यहां पर ये रिएक्शन हो रही है दोस्तों कि CO2 प्लस H2O H2CO3 बन रहा है, और ये H2CO3 हाइड्रोजन प्लस से और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। आरबीसी पीएच को बैलेंस करने के लिए दोस्तों जिसका यूज करती है उसका नाम है H2CO3, इसका यूज करती है वो। अब कहोगे कि सर कैसे यूज करती है? जैसे ही ब्लड के अंदर मान लो पहली कंडीशन की ब्लड के अंदर एसिड बढ़े, एसिड बढ़ते ही ये HCO3 को दे देगी, तो यहां के एसिड तो कम हुए ना, ब्लड में तो कम हो गए, चाहे वो सेल के अंदर आ गए हो, HCO3 को देगी। सॉरी मैं गलत बता रहा हूं आपको, दोबारा से समझो। मान लो कि प्लाज्मा के अंदर एसिड हैं, ये HCO3 हैं, ये HCO3 देगी, और HCO3 एक बेस है, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो जो पीएच है वो नॉर्मल आएगी या नहीं आएगी। दूसरा वाटर का फॉर्मेशन भी होगा जिसके द्वारा भी पीएच नॉर्मल आएगी। मतलब कि यूज किसका कर रहा है? HCO3 का। कब हुआ? एसिड हुआ। दोस्तों दूसरी कंडीशन सोचो कि एल्कलोसिस की कंडीशन हो जाए, एल्कलोसिस की जैसे ही दोस्तों कंडीशन होगी तो ये क्या काम करेगा, ये कहेगा कि वो एक काम करो, एल्कलोसिस होता कब है दोस्तों ज्यादा, जब HCO3 ज्यादा होगा, तो ये कहेगा आप मेरे पास से क्या भेजो, HCO3 भेज दो। जब प्लाज्मा में से HCO3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आरबीसी खुद के पास रख लेगी, तो प्लाज्मा की जो पीएच उसको क्या करेगी, ये मेंटेन करेगी। लेकिन आरबीसी इतनी भोली नहीं है, इतनी इनोसेंट नहीं है कि वो सीधा कहेगी लो HCO3 लो, ये लो। वो कहेगी कि भाई बदले में मुझे भी कुछ दो, तभी मैं HCO3 दूंगी। और ये डील किसके साथ करती है दोस्तों? ये डील करती है क्लोराइड के साथ। किसके साथ करती है? हम जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, टूटता है सोडियम और क्लोराइड में। आरबीसी कहेगी कि मैं आपको HCO3 तब ही दूंगी जब आप क्या करोगे, मुझे क्लोराइड दोगे। तो जब भी आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर, जब भी आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर HCO3 जाएगा, बदले में ये क्या लेगा, क्लोराइड लेगा। या दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो कि प्लाज्मा में अगर HCO3 गया तो फिर ये कहेगा कि मैं क्लोराइड देती हूं, बदले में इसे भी तो देना पड़ेगा। इसने जब HCO3 दिया, जब क्लोराइड लिया, अब वो HCO3 देंगे, वो भी कहेंगे हमें भी क्लोराइड दो। तो क्लोराइड भी क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, HCO3 के ट्रांसपोर्ट में। इस मैकेनिज्म को हम क्लोराइड शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, क्लोराइड शिफ्टिंग। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि क्लोराइड शिफ्टिंग के द्वारा जो आरबीसी है वो HCO3 का ट्रांसपोर्ट करती है और पीएच को क्या रखती है, बैलेंस रखती है। दोस्तों अभी तक हमने पहला पढ़ा है, दूसरा है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सोच रहे होगे सर ये टॉपिक कितना लंबा खींचेगा, तो मैं कहूंगा कि बस मेन जो है वो हो चुका, अब रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कहोगे सर कैसे, तो मैं ये कहूंगा कि हम ब्लड बफर सिस्टम में एक तरह से इसको पढ़ चुके हैं। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहता हूं ये लो, जैसे ही ब्लड के अंदर H2CO3 है, ये
हाइड्रोजन प्लस और SCO3 में टूटेगा और हाइड्रोजन प्लस SCO3 है, वापस से H2CO3 बनाएगा और ये H2CO3 है, ये किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया है H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों जब भी हमारे ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जब भी हमारे ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये खबर पहुंचेगी रेस्पिरेटरी सेंटर तक, मेडुला तक ये खबर पहुंचेगी, मेनली मेडुला ओब्लोंगेटा तक खबर पहुंचती है। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या कहेगा कि CO2 बढ़ गई है, इस CO2 को मुझे कम करना है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो मेडुला ओब्लोंगेटा लंग्स को कहेगा कि आप क्या कीजिए, हाइपर वेंटिलेशन कीजिए। और हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बॉडी से CO2 क्या होगी, आउट हो जाएगी। और CO2 हमेशा क्या काम कर रही है, एसिडिक काम कर रही है। ध्यान रखना, जब भी बॉडी से CO2 आउट होगी तो जो pH है वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 का जो नेचर है वो हमेशा अपने माइंड में याद रखना दोस्तों, एसिडिक होता है। और वैसे हमने समझा भी है इसको ब्लड बफर सिस्टम में डिटेल में, कैसे होता है ये, क्यों होता है हाइपर वेंटिलेशन। लेकिन अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप एक लाइन सिर्फ ये याद रखो कि CO2 का नेचर है एसिडिक है, या आप ये मान लो कि जितनी CO2 बढ़ेगी उतनी ही pH कम होगी। और इसे कम करने के लिए, CO2 को कम करने के लिए मेडुला ओब्लोंगेटा लंग्स को कहेगा कि आप हाइपर वेंटिलेशन कीजिए। ये हाइपर वेंटिलेशन करेंगे और CO2 को बॉडी से ज्यादा मात्रा में आउट करेंगे। CO2 कम होगी तो pH नॉर्मल आने की कोशिश करेगा और नॉर्मल आने के लिए pH क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरे में बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये तो हो गया जब कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस की। और मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दिया है एल्कलोसिस के बारे में दोस्तों, जब हमने ब्लड बफर सिस्टम पढ़ा था कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस होती है तो हमारी बॉडी को CO2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और CO2 की कमी होने के लिए हमारी बॉडी को CO2 की जब नीड होगी तो हमारे ये फिर किसके पास जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा के पास जाएगा। मेडुला ओब्लोंगेटा कहेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो CO2 को भेज रहे हो, CO2 को रोको, ये जरूरी है, नहीं तो एल्कलोसिस और बढ़ेगा। तो दोस्तों ये मेडुला ओब्लोंगेटा लंग्स को कहेगा कि आप क्या कीजिए, हाइपोवेंटिलेशन कीजिए। और इस हाइपोवेंटिलेशन के द्वारा क्या होगा दोस्तों, एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। ट्रीट, एल्कलोसिस कंडीशन क्या होगी, ट्रीट होगी। और इससे क्या होगा, जो pH है वो क्या आएगी, डाउन आएगी। ठीक है, pH क्या आ जाएगी, इससे डाउन आ जाएगी। तो एल्कलोसिस के अंदर हाइपोवेंटिलेशन होगा और एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। क्यों होगा, ब्लड बफर सिस्टम में हमने अच्छे से पढ़ा है। तीसरी और लास्ट जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो है आपकी रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म, तो रीनल मैकेनिज्म कैसे काम करती है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हाइड्रोजन आयन को बॉडी से कोई आउट करेगा तो वो परमानेंटली सॉल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड कर सकती है, किडनी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी प्रोवाइड करेगी। अब किडनी कैसे प्रोवाइड करेगी दोस्तों, तो किडनी क्या काम करेगी कि इन हाइड्रोजन जो आयंस हैं इनको बॉडी से क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी, पहला काम। दूसरा काम क्या करती है किडनी, जो बाइकार्बोनेट जो आयन है, SCO3 जो आयन है, हम भी जानते हैं कि हमारी बॉडी को SCO3 ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्यों, 1:20 में चाहिए। और आपको मैंने पहले एक दो रीजन तो आपको मैंने पहले ही बता दिए थे कि जो HCO3 है वो ज्यादा क्यों होता है। एक रीजन ये भी है कि HCO3 का जो किडनी है वो क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यहां पर ये हो गया दोस्तों कि उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आउट नहीं होने देती। तो SCO3 बॉडी से क्या होगा, यूरिन के थ्रू आउट नहीं होगा और हाइड्रोजन आयंस को क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। तो अब देखो, समझने के लिए इन दोनों को आपको मैं समझा देता हूं कि हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट और SCO3 आयन रीएब्जॉर्प्शन, इसके और भी मैकेनिज्म है लेकिन इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, पहला है हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएशन।
हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसके जितने भी हैं और भी कई सारी मैकेनिज्म किडनी में काम करती हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे वो, हमारे लिए सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो जरूरी ज़्यादा है और जो हमारे मैकेनिज्म को हमें समझा दे। हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएशन का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो कोशिश करेगी कि इन हाइड्रोजन आयंस को क्या करे, इन हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में बाहर निकाल दे, यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या कर दे, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे। तो आप क्या कहोगे, सर ये तो बहुत सिंपल है कि हाइड्रोजन आयन आए और हमारी बॉडी से बाहर हो गए। तो मैं कहूंगा दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है कि हाइड्रोजन आयन आए और बॉडी से बाहर हो गए। तो आप कहोगे कि सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि यहां पर ये है, मान लो ये ब्लड है और यहां पर ये है रीनल ट्यूब्यूलर सेल और यहां पर ये है रीनल ल्यूमन। आप कहोगे सर ये क्या बना दिया, तो ये कुछ नहीं बनाया, समझा देता हूं जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बना दिया। ज्यादातर हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएशन जो हो जाए वो पीसीटी से ही हो जाता है, प्रोक्सीमेटेड जो कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है वहीं से हो जाता है। ये मैंने क्या बनाई है तीनों चीजें वो बता देता हूं। इसके चारों ओर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, ये ध्यान रखना। तो पहली चीज तो हो गई दोस्तों ये ब्लड वेसल्स जो कि आपके नेफ्रॉन के चारों ओर घिरी हुई रहती हैं। दूसरी मैंने आपको बताया रीनल ट्यूब्यूलर सेल। तो दोस्तों ये जो ट्यूब्यूल हैं इसके अंदर की जो सेल्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं दोस्तों, इनकी यहां अंदर क्या है, इसमें सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनको मैं बोल रहा हूं रीनल ट्यूब्यूलर सेल। और रीनल ल्यूमन का मतलब क्या है दोस्तों, रीनल ल्यूमन का मतलब ये है कि जहां से जो यूरिन है वो बाहर जाएगा, ठीक है, जो यूरिन है वो जहां से बाहर जाएगा, मतलब ये इसके बीच की जो जगह है वो ये। तो मैं आपको डिटेल में ही समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको समझा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो भी आपको कुछ को दिखा होगा कि सर ये क्या बनाया हुआ है। ये ब्लड वेसल है, ये तो है दोस्तों ब्लड वेसल, जहां मैंने ब्लड लिखा था वो ब्लड वेसल्स। दोस्तों यहां पर इसकी ये है सेल्स, यहां पर सेल्स होती हैं, इसको बोल दिया मैंने रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स। हर कहीं होती हैं, लास्ट तक आप चाहो तो यहां तक बना दो इनको ऐसे। और यहां से जहां से यूरिन जाएगा, ये जो यूरिन जा रहा है जिस जगह से, बीच का जो स्पेस जो है जहां पर सेल्स नहीं है, जो सेल्स वैसे बनाती है ट्यूब बनाती है, ट्यूब के बीच में जहां पर जो स्पेस है वो क्या हो गया आपका, ल्यूमन हो गया, ये हो गया ल्यूमन, ठीक है सर। ये हो गया आपके रीनल ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर सेल। तो दोस्तों क्या होगा, कुछ मात्रा में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो फिल्टर होकर आएंगे, कुछ हाइड्रोजन जो आयंस हैं उनको एक्सक्रिएट किया जाएगा किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। लेकिन ब्लड है ये इसको यहां भेजेगी सेल में, यहां पे भेजेगी सेल में, और जो जो सेल है वो कहेगा कि अब मैं ल्यूमन में दूंगा। अब मैं आपको एक पीछे लेके जाता हूं, थोड़ा सा पीछे दोस्तों, आपको मैं फोस्फेट बफर सिस्टम पे लेके जाता हूं। मैंने आपको कहा था कि वहां पर एक रीनल मैकेनिज्म काम करती है। फोस्फेट बफर सिस्टम में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फोस्फेट बफर सिस्टम कैसे काम करता है, इसको मैं उससे बना देता हूं, आपको दिखेगा नहीं, नहीं तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। देखो इसका नाम बिल्कुल सिंपल है, दो सोडियम है, डाइसोडियम हाइड्रोजन और जो फोस्फेट है, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर आया, ठीक है, फिल्टर होके आया। इसका होगा दोस्तों ब्रेक डाउन, इसका जब ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, तो इसका जो ब्रेक डाउन है, मिट गया बस, यही चाहता था मैं वो बीच का। इसका जो ब्रेक डाउन होगा दोस्तों वो होगा सोडियम में, सोडियम प्लस में प्लस
साथ में होगा, बाकी का जो बचा हुआ है वो लिख दो दोस्तों, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। मतलब एक सोडियम इससे क्या हो गया, अलग हो गया। इसका जो नाम है दोस्तों वो है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई, दो सोडियम है बस, सिंपल है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ। डाई सोडियम, एक हाइड्रोजन है, लो दोस्तों हाइड्रोजन, और एक है फॉस्फेट, ये लिख दिया हमने फॉस्फेट। ये टूटेगा एक सोडियम में और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में, ये डाई हटा दो। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो और क्यों बता रहे हो, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि एक्चुअली में क्या होती हैं, ये सेल्स हैं, ये कहती हैं कि हम ब्लड से तो ले लेंगे हाइड्रोजन, लेकिन हम यहां से हाइड्रोजन नहीं देंगे, किसमें, ल्यूमन में। और अगर हाइड्रोजन को बॉडी से आउट करना है दोस्तों, तो वो तो जरूरी है कि ये हाइड्रोजन यहां से जाए, क्योंकि सेल के अंदर है तो वो बाहर थोड़ी जा रहा है, और हमें तो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना है पीएच को मेंटेन रखने के लिए। और अब जब हाइड्रोजन आयन सिर्फ यहां पर आकर रुक गया ब्लड सेल से, तो आप कहोगे कि ये तो बाहर नहीं जा रहा। ये भी आरबीसी की तरह है, शर्त रखती है कि हाइड्रोजन आयन मैं तभी दूंगी जब मुझे भी एक आयन दोगे, और वो आयन मुझे चाहिए सोडियम। और वो सोडियम हमारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है, जो हमने पढ़ा फॉस्फेट बफर सिस्टम के अंदर। तो हमारा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट काम आया कि नहीं आया, आप कहोगे सर काम आया, ये तो बहुत अच्छा काम आया। तो बहुत ही अच्छा काम आया दोस्तों, इसने सोडियम दिया, अभी तो ये और काम आएगा। कैसे काम आएगा देखो, तो ये कह रहा था ठीक है हाइड्रोजन दो, बदले में सोडियम लो, बदले में इसने क्या दे दिया, सोडियम ले लिया, और ये जो सोडियम है वो वापस ब्लड में भी पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड को सोडियम की जरूरत है। अब आप कहोगे चलो सर हाइड्रोजन आयन से बाहर निकल गए, ये लीजिए ये जो हाइड्रोजन जो आयन से वो आ गए। अब आप एक काम करो, इन हाइड्रोजन आयन्स को क्या करो, सोडियम ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, अब हमारे ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन आ गए। अब आप कहोगे सर अब बस बंद करो इसको और हाइड्रोजन आयन को बाहर भेजो। मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन जो आयन है वो कहते हैं कि मैं यूरिन में से बाहर निकल ही नहीं सकता, मैं तभी निकलूंगा, मैं तभी बाहर निकलूंगा जब मैं किसी के साथ जुड़ूंगा। अब कहोगा ये लो, ये एक समस्या और आ गई कि भाई तुझे बाहर निकाल कर छोड़ेंगे, चाहिए कैसे भी निकालें, तो कहेगा हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम का डाई सोडियम हाइड्रोजन जो फॉस्फेट है वो सोडियम प्लस में, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहेगा मैं जा रहा हूं बाहर, साथ में तू भी निकल ले मेरे, तुम भी चल लो मेरे साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन जो फॉस्फेट है वो कहेगा कि आप एक काम करो हाइड्रोजन जी मेरे साथ चलो। हाइड्रोजन कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं दोस्तों, सोडियम एक का एक रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर दो हो गए दोस्तों, और ये बन गया आपका सोडियम, दो हाइड्रोजन हो गए तो सोडियम डाई हाइड्रोजन। दोस्तों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी किस चीज में, वो मैं बताता हूं। ये बन गया दोस्तों सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। दोस्तों कंफ्यूजन किसमें नहीं होना, मैं आपको इसमें कह रहा हूं, यहां पर डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट था, दो सोडियम थे, यहां पर दो हाइड्रोजन हैं। आप ये मत कह देना कि यहां पर ये तो क्या है, सेम है। कुछ मात्रा में ये जो काम है, अब सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहेगा कि यार तुम लोगों ने तो मुझे बुरा फंसाया, सारा का सारा काम मुझे दे दिया, और इतने हाइड्रोजन आयन्स हैं इनको बाहर मैं कैसे निकालूं, अगर थोड़े बहुत होते तो मैं निकाल देता, यार इतने हाइड्रोजन आयंस को मैं कैसे बाहर निकालूं। तो बॉडी कहेगी चल ठीक है भाई, मैं एक आदमी का और बंदोबस्त करती हूं इसको बाहर ले जाने के लिए, और वो जो आदमी है वो है अमोनिया, जो कि सेल ही बनाती हैं। कहां से आती हैं वो आप पढ़ना बायोकेमिस्ट्री में, अच्छे से पढ़ोगे कहीं, लेकिन आप इतना ध्यान रखो ये सेल अमोनिया बनाती हैं। अमोनिया है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और अमोनियम बनाता है। ये देखो NH3, सॉरी मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लगाया ना, हाँ प्लस नहीं लगेगा क्योंकि अमोनियम में लगेगा। ये NH3 है, इसमें हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा दोस्तों, ये NH4 प्लस, मतलब कि जो अमोनियम जो आयन है वो बनाएगा दोस्तों ये अमोनियम। अब आप कहोगे चलो सर ये तो अच्छा हुआ कि जो अमोनियम है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, अभी भी नहीं निकलेगा। अमोनियम भी कहेगा अगर मुझे ही निकला होता तो मैं यूरिया में क्यों बदलता। आपने यूरिया साइकिल पढ़ा हुआ है कि जो अमोनिया है उसका यूरिया में कन्वर्जन, हमारे बॉडी में जो यूरिया है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज है जो उसे बाहर निकलता है।
लेकिन यहाँ पर अमोनियम इतना परेशान नहीं करेगा, यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा। अमोनियम कहेगा कि बस मुझे तो एक काम करो, आप क्लोराइड दे दो। तो अमोनियम इस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, और दोस्तों क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये जो अमोनियम है ये अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। और NH4 जो Cl है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। एक तो अमोनियम क्लोराइड के रूप में हाइड्रोजन गया बाहर, और दूसरा जो गया वो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में बाहर गया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाहर भेजने का दोस्तों काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन की क्या कर दी, छुट्टी कर दी। दूसरा काम जो किडनी करती है वो क्या करती है, SCO3 का रीअब्जॉर्प्शन करती है। मतलब कि किडनी कहती है कि जो ज्यादा मात्रा में जो HCO3 है, ज्यादा मात्रा में जो HCO3 है वो कहां तक पहुंचना चाहिए, ब्लड तक पहुंचना चाहिए। अगर मान लो एल्कलाइन की कंडीशन हो रही है तो जो बॉडी है वो कहेगी कि आप रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर दो, कम कर दो। अगर मान लो एल्कलाइन कंडीशन हो रही है, हमें SCO3 चाहिए ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गए, जो हमारा 1:20 जो बन रहा था, 1:20 बन रहा था, उसमें 20 है वो बढ़कर आगे हो गया, तो ये कहेगा मैं रीअब्जॉर्प्शन का क्या करूं जब मुझे जरूरत ही नहीं है, तब SCO3 बॉडी से आउट हो जाएगा। लेकिन जब जरूरत है, ज्यादा मात्रा में, हमें हमेशा क्या चाहिए, SCO3 चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बोनिक एसिड और SCO3 का जो अनुपात होता है वो 1:20 होता है। तो ये इस अनुपात को तो अगर आपको बैलेंस रखना है दोस्तों, तो इस SCO3 हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो किडनी कहेगी लो जी एब्जॉर्ब करो, और SCO3 यहां से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रीनल मैकेनिज्म है दोस्तों वो काम करती है, और ये हमारे लिए इनफ है, इससे ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, कि हमने इस वीडियो के अंदर मेनली बफर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने तीनों जो बफर सिस्टम है वो पढ़े। मैंने आपको ये भी बताया कि जो बफर सिस्टम है वो क्या है। बफर सिस्टम प्राइमरी जो डिफेंस मैकेनिज्म है दोस्तों उसकी तरह काम करता है। उसमें हमने ब्लड बफर, प्रोटीन बफर और फॉस्फेट बफर, जो वहाँ नहीं समझा था यहाँ बता दिया कि कितना काम आया हमारे। सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म भी हमने समझी, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, और टर्सरी जो है हमारी रीनल जो मैकेनिज्म है उसको भी हमने समझा। तो जो ये वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो मैं आज सोच तो यही रहा था कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जितने भी जो इम्बेलेंसेज हैं उनको समझा के उससे रिलेटेड ABG एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दूं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप लोगों को भी थोड़ा सा टफ लगा होगा, और आपका रिवाइज करना भी ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि अगली जो वीडियो हम जो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम एसिड बेस जो इम्बेलेंसेज हैं, चारों जो इम्बेलेंसेज हैं उसको करेंगे। इसके अलावा जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो दोस्तों कितना भी टफ हो, कंपनसेशन का हो, अनकंपनसेशन का हो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और जो भी हम दोस्तों आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं, हम हमारे जो YouTube कि जितनी भी जो वीडियोज हैं उनकी जो भी PDF है जो ये बोर्ड पे बन रही है, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे जो TNC का जो टेलीग्राम जो चैनल है, आप उससे जुड़े, उसकी जो लिंक है वो हम इस चैनल के इस जो वीडियो है इसमें दे देंगे, नीचे की तरफ आप देख सकते हो उसको। तो और आप वहाँ से जाकर ये जो PDF है वो क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको नोट्स भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम कंपनसेशन समझेंगे, सारे जो इम्बैलेंस है उनको समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने जो कमेंट्स हैं वो ड्रॉप कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। थैंक यू सो मच।